गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर विजया वाकोडकर फ्रॉम भिलाई छत्तीसगढ़, जहाँ मैं मेरी प्रैक्टिस कर रही हूँ बहुत सालों से, मोर देन 35 इयर्स। तो देर आर सो मेनी कॉमन थिंग्स पेशेंट आस्क अबाउट आईवीएफ एंड इक्सी। सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन आता है कि मैडम हम इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कब से शुरू करें। तो इसका सही आंसर ये है कि जब आपकी मैरिज हो जाती है और आप लगातार 1 साल बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, परंतु बच्चा नहीं हो रहा है। कुछ तो प्रॉब्लम ऐसी है कि जिसके कारण आपको कंसीव नहीं हो रहा है। तो 1 साल तक इंतज़ार करने के बाद इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाके बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए, जिसमें आपको पता चले कि हमारे सारे इन्वेस्टिगेशन, हमारी सारी बॉडी सही है कि नहीं है। दूसरा कॉमन क्वेश्चन आता है कि कितने साल तक हम नॉर्मल ट्रीटमेंट करते रहे, साधारण ट्रीटमेंट हम कितनी करते रहे। ये है कि जैसे आप पहली बार डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने आपके हस्बैंड और वाइफ के दोनों के डिटेल इन्वेस्टिगेशंस किए और उसमें कुछ पता चला, सपोज हस्बैंड के स्पर्म में कुछ काउंट कम आया है या मोटिलिटी कम आई है, आप हस्बैंड के बारे में सारी इंक्वायरी कर सकते हैं। उनकी हैबिट्स कैसी है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो ड्रिंक्स करते हैं क्या, वो स्मोकिंग करते हैं क्या, वो पान पराग गुटखा वगैरह खाते हैं क्या, और उनको दिन की दिनचर्या कैसी है, उनको प्रॉपरली रेस्ट होता है क्या, नींद होती है कि नहीं होती है। ये सारी चीज़ें की इंक्वायरी करके पहले उनका काउंसलिंग करके उनको समझाना चाहिए कि आपको ये सारी चीज़ें बंद करना है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और जो भी चीज़ें जो अपने स्पर्म काउंट को कम करती है वो बंद करे। जंक फूड नहीं खाए, हेल्दी फूड खाए, फ्रूट्स खाए, वेजिटेबल्स खाए, और फिर उनको कुछ मेडिसिन दे के उनका स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है। हर महीने उनका स्पर्म काउंट किया जाता है, और स्पर्म काउंट अगर हर महीने बढ़ता है तो डेफिनेटली पेशेंट बहुत कोऑपरेट करता है और अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देता है। ये होता है। फीमेल में सबसे पहले हम उनको रूटीन टेस्ट करते हैं। रूटीन टेस्ट करने के बाद उनका हार्मोन्स टेस्ट करते हैं। हार्मोन्स टेस्ट करने के बाद उसकी दोनों फैलोपियन ट्यूब्स, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, फैलोपियन ट्यूब्स अगर एक भी ब्लॉक है तो भी कंसीव होने के चांसेस कम होते हैं। तो वो सब करके बाद में HSG हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी और लेप्रोस्कोपी, हिस्टोस्कोपी, ये बहुत ज़रूरी है। ये सारे इन्वेस्टिगेशन होने के बाद 6 महीने तक उनको नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन उनका होता है कि क्या मैडम हमने IVF कब करना चाहिए। तो अगर आपके सारे इन्वेस्टिगेशंस बिल्कुल नॉर्मल है, दोनों तरफ से कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा है कि क्या खराब है, तो उनको 6 महीने या 9 महीने तक सिंपल ट्रीटमेंट करने के बाद ओवुलेशन इंडक्शन किया, ओवा बना कि नहीं, उसको फॉलिकुलर स्टडी किया, फॉलिकल रप्चर होने के लिए यानी ओवुलेशन होने के लिए मेडिसिन दिया। ये सब करने के बाद भी कंसीव नहीं होते, तब हम IUI का प्रोसीजर उनको सजेस्ट करते हैं। अगर आपका सारा इन्वेस्टिगेशन हो और 6 महीने, 9 महीने या 1 साल भी हो गया, आप कंसीव नहीं हुए, तो IUI एक ऐसी प्रक्रिया है, सिंपल प्रक्रिया जिसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, वो प्रक्रिया आप कर सकते हैं। उसमें हस्बैंड का काउंट अगर थोड़ा बहुत कम भी है तो उनके स्पर्म लेके वॉश करके उनके जो मोस्ट मोटाइल स्पर्म्स होते हैं वो स्पर्म निकाल के ओवुलेशन और एग्जैक्ट ट्रिगर देने के बाद में हम लोग IUI करते हैं। उसमें बहुत सारे पेशेंट कंसीव होते हैं। IUI कितने बार करना चाहिए, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन होता है। IUI आप 3 से 4 बार, कभी कभी लोग 6 बार भी करते हैं, और IUI में भी कंसीव नहीं हुए तो देन IVF के बारे में सोचना चाहिए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स बेबी इज फॉर्म आउटसाइड ऑफ द बॉडी ओनली फॉर 3 days। फॉलिकल बनाना, फॉलिकल का मैच्योरिटी देखना, उसके बाद उसको ट्रिगर देना, और वो फॉलिकल्स को बाहर निकल के हस्बैंड के स्पर्म के साथ उसको फर्टिलाइज करके जो भ्रूण बनता है वो वापस महिला के गर्भाशय में
तीसरे, चौथे या 5वें दिन तक डालना, इसको आईवीएफ कहते हैं। ये प्रोसीजर ऑलरेडी हमने डिटेल में एक्सप्लेन करी है, पर ये आईवीएफ होता है, तो ये भी करके अब कर सकते हैं। दूसरी बात, आईवीएफ किया परंतु नहीं सक्सेस हुआ। कभी कभी फर्स्ट अटेम्प्ट में आईवीएफ सक्सेस नहीं होता है। जनरली उसका सक्सेस रेट 30 to 40% है। आजकल बढ़ गया है, आजकल जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आई है उसमें आईवीएफ के सक्सेस रेट अभी काफ़ी बड़े हो गए, काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। आईवीएफ के बाद एक एक्सी प्रोसीजर होता है। एक्सी प्रोसीजर में अगर हस्बैंड का स्पर्म काउंट बहुत कम है पर मोटा स्पर्म्स है, तो उसमें एक एक स्पर्म को एक एक फॉलिकल में इंजेक्ट करके उसको फर्टिलाइज करते हैं एंड देन वो भ्रूण को डालते हैं। समझ लो 3 से 4 बार भी आईवीएफ फेल हुआ तो फिर क्या करना? फिर एक पीजीडी करके एक टेस्ट आता है, वो थोड़ी एडवांस है। आपके जो एम्ब्रियो बनते हैं उसका बायोप्सी करके उसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है क्या, ये देखने के लिए पीजीडी करते हैं। इस तरह से फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि आईवीएफ के बाद पूरी 9 महीने रेस्ट करना है क्या? हमने सुना है कि आईवीएफ टेक्निक होने के बाद पूरा 9 महीने बेड रेस्ट। ऐसा कुछ नहीं है। आईवीएफ करने के बाद आपको 15 डेज थोड़ी प्रिकॉशन लेना पड़ता है, क्योंकि जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं उसके बाद 15 दिन का पीरियड बहुत हॉरिबल है। वो तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे कंसल्टेंट डॉक्टर के लिए भी है, क्योंकि सभी को लगता है कि इनका आईवीएफ सक्सेस होना चाहिए। तो 15 डेज के बाद हम जो बीटा एचसीजी करते हैं, बीटा एचसीजी में पता चलता है कि यू आर कंसीव्ड और नॉट। और एक बार बीटा एचसीजी से नहीं होता। बीटा एचसीजी आज अगर हमने किया, मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 15 दिन के बाद बीटा एचसीजी किया फर्स्ट, उसके बाद अगर वैल्यू अच्छा आया है, वो चार्ट होते हैं कितने वीक्स में कितना चार्ट रीडिंग आना चाहिए। अगर वो सही आता है तो आप 4 दिन के बाद वापस बीटा एचसीजी करिए, वो डबल से ट्रिपल होना चाहिए, अगेन 4 डेज में करिए। इस तरह से हमको बीटा एचसीजी अच्छे से गाइडलाइन देता है कि इनका प्रेगनेंसी अच्छा चल रहा है। तो 15 दिन तक थोड़ा तुम्हारा स्ट्रेस रहता है, वो 15 दिन आपको बहुत अच्छे से निकालने चाहिए बिना कुछ सोचे समझे। जो होगा देखा जाएगा। प्रोसीजर अच्छा हुआ है और आप ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, बिल्कुल सक्सेस होगा। सक्सेस होने के बाद आप आराम से हल्का फुल्का काम कर सकते, ड्यूटी वाले ड्यूटी जा सकते, कोई समस्या नहीं है। तो पूरी बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। ये है कि हेवी काम नहीं करना चाहिए और उल्टा सीधा खान पान नहीं करना चाहिए, हेल्दी खान पान करना चाहिए। उसके पीछे कारण ये है कि अगर आप उल्टा सीधा खाते हैं तो आपको लूज मोशन होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, उसके कारण आपके पेट में बल पड़ता है, उसके कारण जर्स लगते हैं। हो सकता मिसकैरेज का चांस हो या स्पॉटिंग हो, ब्लीडिंग हो, इंडाइजेशन होता है तो डायरेक्टली इफेक्ट यूट्रस के ऊपर आता है। तो ये सारे कारण हैं और आगे भी हम और कुछ बताएंगे। आज मैं आपको इतनी जानकारी देखिए, अगर इसमें भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं एंड मुझे डायरेक्टली फ़ोन भी कर सकते हैं, मेरा फ़ोन अवेलेबल है। आई थिंक बहुत सारा आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।